प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार जैन, पीजीटी हिस्ट्री। इस वीडियो लेसन में हम एनसीईआरटी की पुस्तक क्लास 12 थीम 5 अध्याय 5 यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक में इब्न बतूता के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इब्न बतूता का इंट्रोडक्शन। एक विश्व यात्री के रूप में 14वीं सदी का सबसे बड़ा और रोमांचकारी यात्री इब्न बतूता था। आज भले ही एक से बढ़कर एक विश्व भ्रमण करने वाले हो जाएं, लेकिन इब्न बतूता का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इब्न बतूता की यात्रा का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते कि उन्होंने अपने जीवन के पूरे 30 साल अफ्रीका, यूरोप, मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीपों की यात्रा में गुजार दिए। कुल 75,000 मील की दूरी तय कर उन्होंने पूरे 44 से अधिक देशों की यात्रा की थी। बायोग्राफी ऑफ इब्न बतूता। इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था जो मोरक्को से आया था। उनका जन्म मोरक्को के तंजीर में 1304 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने अपनी छोटी उम्र से ही साहित्य और अन्य विद्वानों से काम करना सीख लिया था। इनका पूरा नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता। उन्होंने माना कि यात्रा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान पुस्तकों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। इब्न बतूता यात्रा करना पसंद करता था और नई दुनिया और लोगों की खोज के लिए दूर दूर तक जाता था। 1332-33 में अपनी भारत यात्रा से पहले उन्होंने मक्का की तीर्थ यात्रा की थी और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका के तट पर कुछ व्यापारिक बंदरगाहों में बड़े पैमाने पर यात्रा की थी। इब्न बतूता का हिंदुस्तान आगमन। इब्न बतूता ने 1332 से 33 ईस्वी में भारत की अपनी यात्रा निर्धारित की और 1333 में सिंध पहुंचा। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था कि दिल्ली का सुल्तान कला और विद्वानों का उदार संरक्षक था। सुल्तान इब्न बतूता की विधवा से प्रभावित हुए और उन्हें दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। इब्न बतूता कई वर्षों तक काजी पद पर रहे। सुल्तान ने उन्हें चीन में अपना राजदूत भी नियुक्त किया। चीन की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने मालाबार तट, मालदीव, श्रीलंका, बंगाल, असम, सुमात्रा और चीन इत्यादि देशों का दौरा किया। उन्होंने चीन से 1347 में अपने घर लौटने का फैसला किया। वह 1354 में अपने घर लौट आया। इब्न बतूता का ग्रंथ रिहला। इब्न बतूता की रिहला नामक यात्रा वृत्तांत पुस्तक अरबी में लिखी गई थी, जो 14वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। उन्होंने नई संस्कृतियों, लोगों, विश्वासों, मूल्यों आदि के बारे में अपनी टिप्पणियों को ध्यान से दर्ज किया। वह भारतीय शहरों, बाजारों, युद्धों, आक्रमणों और अद्वितीय संचार प्रणाली आदि का वर्णन करता है। जब वह अपने घर लौटा तो स्थानीय शासकों ने निर्देश जारी किए कि उसकी कहानियों को रिकॉर्ड किया जाए।
इब्न जुजावी को यह लिखने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था कि इब्न बतूता ने क्या देखा है। इब्न जुजावी ने इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत को संकलित किया है। इब्न बतूता दो ऐसी वानस्पतिक उपज जिनसे शायद शेष दुनिया के लोग अपरिचित थे का वर्णन करता है। वो दो प्रकार के पौधे थे, पान और नारियल। इब्न बतूता नारियल का वर्णन इस प्रकार करता है, ये वृक्ष स्वरूप सबसे अनोखे तथा प्रकृति में सबसे विस्मयकारी वृक्षों से प्राप्त होते थे। नारियल के वृक्ष मानव सिर से मेल खाते थे, क्योंकि इसमें भी मानो दो आंखें तथा एक मुख है और अंदर का भाग हरा होने पर मस्तिष्क जैसा दिखता है। इससे जुड़ा रेशा बालों जैसा दिखाई देता है और लोग इससे रस्सी बनाते हैं। लोहे की कीलों के प्रयोग के बजाय इससे जहाज को सिलते हैं। पान पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह ही उगाया जाता है। पान का कोई फल नहीं होता और इसे केवल इसकी पत्तियों के लिए ही उगाया जाता है। इसे प्रयोग करने की विधि यह है कि इसे खाने से पहले सुपारी ली जाती है। वह जायफल जैसी ही होती है, पर इसे तब तक फोड़ा जाता है जब तक इसके छोटे छोटे टुकड़े नहीं हो जाते और इन्हें मुंह में रखकर चबाया जाता है। इसके बाद पान की पत्तियों के साथ इन्हें चबाया जाता है। ए यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की एक अनूठी प्रणाली। डाक व्यवस्था व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित किए गए थे। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्य व्यवस्था देखकर चकित हुआ। इससे व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि अल्प सूचना पर माल भेजना भी। डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहां सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में ही पहुंच जाती थीं। डाक व्यवस्था को दो भागों में बांटा गया था। एक को उलूक घुड़सवार कहा जाता था और दूसरे को दावा यानी कि पैदल। डाक व्यवस्था का वर्णन, डिफरेंस इन द पोस्टल सिस्टम। डाक व्यवस्था का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। भारत में दो प्रकार की डाक व्यवस्था है। अश्व डाक व्यवस्था, जिसे उलूक कहा जाता है, हर 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित होती है। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 अवस्थान होते हैं। इसे दावा कहा जाता है और यह 1 मील का 1/3 होता है। हर 3 मील पर बनी आबादी वाला एक गांव होता है, जिसके बाहर 3 मंडप होते हैं, जिनमें लोग कार्य आरंभ करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। उनमें से प्रत्येक के पास 2 हाथ लंबी एक छड़ होती है, जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती हैं। जब संदेश वाहक शहर से यात्रा आरंभ करता है, तो एक हाथ में पत्र तथा दूसरे हाथ में घंटियों सहित छड़ लिए वह क्षमतानुसार तेज भागता है। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज सुनते हैं, तो वे तैयार हो जाते हैं। जैसे ही संदेश वाहक उनके पास पहुंचता है, उनमें से एक उससे पत्र लेता है और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है। और यह प्रक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक दावा अगले स्थान तक नहीं पहुंच जाता।
पत्र के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक यही प्रक्रिया चलती रहती है। यह पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र होती है और इनका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता है, जिन्हें भारत में बहुत पसंद। इब्न बतूता द्वारा हिंदुस्तानी शहरों का वर्णन। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के उन शहरों का वर्णन किया है जो उन लोगों के लिए रोमांचक भरे थे। इब्न बतूता ने उपमहाद्वीप के दिल्ली और दौलताबाद का वर्णन किया है। यह शहर घनी आबादी वाले समृद्ध थे, सिवाय कभी कभी युद्धों तथा अभियानों से होने वाले विध्वंस के। इब्न बतूता के वृत्तांत से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले और रंगीन बाजार थे, जो विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे रहते थे। इब्न बतूता दिल्ली को एक बड़ा शहर, विशाल आबादी वाला तथा भारत में सबसे बड़ा बताता है। दौलताबाद भी कम नहीं था, लेकिन आकार में दिल्ली को चुनौती देता था। दिल्ली का वर्णन। दिल्ली, जिसे तत्कालीन ग्रंथों में अक्सर दहली नाम से जाना जाता था, का वर्णन इब्न बतूता इस प्रकार करता है। दिल्ली बड़े क्षेत्र में फैला घनी आबादी जनसंख्या वाला शहर है। शहर के चारों ओर बनी प्राचीर अतुलनीय है। दीवार की चौड़ाई 11 हाथ, लगभग 20 इंच के बराबर एक हाथ होता है, और इसके भीतर रात्रि के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष हैं। प्राचीरों के अंदर खाद्य सामग्री, हथियार, बारूद, प्रक्षेपास्त्र और घेरेबंदी में काम आने वाली मशीनों के संग्रह के लिए भंडार गृह बने हुए थे। प्राचीर के भीतरी भाग में घुड़सवार तथा पैदल सैनिक शहर के एक से दूसरे छोर तक आते जाते हैं। प्राचीर में खिड़कियां बनी हैं जो शहर की ओर खुलती हैं, और इन्हीं खिड़कियों के माध्यम से प्रकाश अंदर आता है। प्राचीर का निचला भाग पत्थर से बना है, जबकि ऊपरी भाग ईंटों से। इसमें एक दूसरे के पास पास बनी कई मीनारें हैं। इस शहर के 28 द्वार हैं, जिन्हें दरवाजा कहा जाता है, और इनमें से बदायूं दरवाजा सबसे विशाल है। मांडवी दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी है। गुल दरवाजे की बगल में एक फलों का बगीचा है। दिल्ली शहर में एक बेहतरीन कब्रगाह है, जिसमें बनी कब्रों के ऊपर गुंबद बनाई गई है, और जिन कब्रों पर गुंबद नहीं है उन्हें निश्चित रूप से मेहराब हैं। कब्रगाह में कंदाकार चमेली तथा जंगली गुलाब जैसे फूल उगाए जाते हैं, और फूल सभी मौसम में खिले रहते हैं। इब्न बतूता बताता है कि शहर अपनी संपत्ति का एक बड़ा भाग गांवों से अधिशेष के रूप में ग्रहण करते थे। इब्न बतूता ने पाया कि भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का कारण मिट्टी का उपजाऊपन था, जो किसानों के लिए वर्ष में 2 फसलें उगाना संभव करता था। उसने यह भी ध्यान दिया कि उपमहाद्वीपीय व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई क्षेत्रों से भली भांति जुड़े हुए थे। भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी, जिससे शिल्पकारों तथा व्यापारियों को भारी मुनाफा होता था। भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम जरी तथा साटन की अत्यधिक मांग थी। इब्न बतूता हमें बताता है कि महीन मलमल की कई किस्में इतनी अधिक महंगी थीं कि उन्हें अमीर वर्ग के तथा धनाढ्य वर्ग के लोग ही पहन सकते थे। इब्न बतूता द्वारा प्रदान की गई गुलामी के लिए साक्ष्य। एविडेंस फॉर स्लेवरी प्रोवाइडेड बाय इब्न बतूता। किसी भी अन्य वस्तु की तरह गुलाम बाजारों में खुलेआम बेचे जाते थे। उन्हें उपहार के रूप में भी नियमित रूप से आदान प्रदान किया जाता था। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने घोड़े, ऊंट और दास खरीदे। वह उन्हें सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को उपहार के रूप में देना चाहता था। जब वे मुल्तान पहुंचे तो उन्होंने मुल्तान के गवर्नर को बादाम और किशमिश के साथ साथ दास और घोड़े भेंट किए।
इब्न बतूता का कहना है कि मोहम्मद बिन तुगलक नासिरुद्दीन नाम के एक उपदेशक के उपदेश से इतना खुश था कि उसने 1 लाख टकों और 200 दासों को भेंट दे दिया था। सुल्तान ने अपनी सेवा में महिला दासों को नियुक्त किया और उनके रईसों पर भी नजर रखी। दास घरेलू काम के लिए भी लगे हुए थे, लेकिन उन्हें कम मजदूरी मिलती थी। इब्न बतूता ने अपनी सेवाओं को विशेष रूप से महिलाओं और पुरुषों को पालकी या डोला पर ले जाने के लिए अपरिहार्य पाया गया। इब्न बतूता का विश्व इतिहास में महत्व। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत लेखन मध्यकाल की 14वीं सदी के मुस्लिम लोगों के विश्वास, मूल्यों और जीवन जीने के तरीकों का स्पष्ट विवरण देता है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत लेखन 14वीं सदी के अफ्रीका, एशिया और यूरोप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत लेखन आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए उपलब्ध है। यात्रा के दौरान खतरों से सामना। इब्न बतूता को यात्रा के दौरान अनेक खतरों का सामना करना पड़ा था, जैसे भोजन और पानी की कमी, बहुत सी बीमारियां, लैक ऑफ फूड एंड वाटर, डिसीज, डेजर्ट्स रोवर, रेगिस्तानी लुटेरे और डाकू, हीट एक्सपोजर, मौसम की प्रतिकूलता, भीषण गर्मी इत्यादि। इसके बावजूद भी इब्न बतूता ने अपनी यात्रा जारी रखी। इब्न बतूता अपनी यात्रा के दौरान अनेकों महत्वपूर्ण लोगों से भी मिला, जैसे सुल्तान ऑफ पर्शिया, सुल्तान ऑफ यमन, सुल्तान ऑफ सोमालिया, सुल्तान ऑफ बरसा, उज़्बेक खान इत्यादि। इब्न बतूता ने 75,000 मील की दूरी 29 सालों में 44 देशों की यात्रा करके पूरी की थी। इब्न बतूता की यात्रा मार्को पोलो की यात्रा से 3 गुना अधिक मानी जाती है। क्वेश्चंस। अभी तक आपने जो कुछ सीखा है, पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 1, रिहला के लेखक इब्न बतूता की यात्राओं अनुभवों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, इब्न बतूता ने नारियल और पान का वर्णन किस प्रकार किया है। क्वेश्चन नंबर 3, इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का वर्णन किस प्रकार किया है। क्वेश्चन नंबर 4, इब्न बतूता द्वारा दास प्रथा के संबंध में दिए गए विवरण का विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, इतिहासकारों ने इब्न बतूता द्वारा दिए गए शहरों के विवरण के आधार पर शहरों की समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी की व्याख्या किस प्रकार की है। थैंक्स, धन्यवाद।